हेलो एवरीवन, हम एनवायरनमेंट कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा क्या ख़त्म कर लिया था कि आपका ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, टेम्परामेंट जोन कौन सा है, आपका पोलर जोन कौन सा है, हमारी मानसून क्लाइमेट वगैरह हम निपटा चुके थे। आज हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि आपके पर्यावरण के घटक क्या हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। इंट्रोडक्शन में हम कर चुके थे इसका। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट और आपका मानव निर्मित घटक, जिसको हम मैन मेड कंपोनेंट्स या एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम अबायोटिक कंपोनेंट से पहले स्टार्ट करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो हमारे जैविक घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनमें क्या हो, जीवन पाया जाए। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। इन्हें भी कार्य के आधार पर 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा जो प्रोड्यूसर्स होता है, और हमारा कंज्यूमर हो गया, और हमारा डिकम्पोजर हो गया। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या जैविक घटक, ये सजीव तत्व होते हैं। जीव आपस में, जैसे खाद्य श्रृंखला होगी आपकी, सहजीवन, शिकारी शिकार, परजीविता आदि संबंधों से जुड़े होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। सजीव होते हैं, सजीव है तो उनमें जीवन पाया जाता है। और जो आपके जैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? जो हमारा उत्पादक होता है, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स या प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो जीव सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या होते हैं? वो जीव जो सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें उत्पादक बोलते हैं। अपने भोजन स्वयं बनाने वाले जीव किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। ठीक है, प्रोड्यूसर्स किनको बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स किनको बोलते हैं? उन जीवों को बोलते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, यानी कि उत्पादक बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, फ्लाइंटोप्लैंक्टन हो गए, आप घास कह सकते हो। ठीक है, आपकी एल्गी होगी, यानी कि शैवाल होगी, हरे पौधे होगी। ये सब क्या है? पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये आपका उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पौधे हैं, सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं? भाई अपना भोजन बनाते हैं। आपके बायोटिक कंपोनेंट का सेकंड क्या है? उपभोक्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोल देते हैं, और हेट्रोट्रोफ्स बोल देते हैं। हेट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, लाइक ह्यूमन। हम क्या करते हैं? हम दूसरों पे ही निर्भर हैं, चाहे हम शाकाहारी हों, चाहे हम मांसाहारी हों, या हम दोनों हों। ठीक है, जिसको सर्वाहारी बोल देते हैं। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम उपभोक्ता हैं। हम क्या है? हम वो जीव हैं जो अपने भोजन के लिए या तो पौधों पे डिपेंड है, या हम जानवरों पे डिपेंड है। तो उपभोक्ता, कंज्यूमर या हेट्रोट्रोफ्स कौन होते हैं बेटा? अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हम दूसरे जीवों पे डिपेंड है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता, हर्बीवरियस, यानी कि कौन? शाकाहारी। कौन? शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके शाकाहारी। जैसे आपका आ जाएगा गाय, हिरन, बकरी, खरगोश। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है आपका? कार्निवरियस। कार्निवरियस क्या होते हैं? जो मांसाहारी हो। कौन? मांसाहारी। मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खाते हैं।
ये क्या करते हैं? शाकाहारी जीवों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन आ जाएगा इसमें? शेर, बाघ, सांप। और आपका तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता जिसको हम बोलते हैं वो कौन से होते हैं? जो आपके इन मांसाहारियों को भी खाते हैं। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो आपके इन मांसाहारियों को भी खा जाते हैं, जैसे आपके बाज, गरुड़ और हम मनुष्य। हम क्या हैं? तृतीय उपभोक्ता है। और आपका शीर्ष उपभोक्ता कह दो, एपेक्स प्रेडेटर्स बोल दो, या हम इसको सर्वाहारी बोल देते हैं। ठीक है, सर्वाहारी बोल दो, ओमनिवरियस बोल दो। ठीक है, ओमनिवोरस बोल दो। ओमनिवोरस क्या होता है? सर्वाहारी, जो दोनों चीज खाता है। ठीक है, और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो सिर्फ आपकी सेकेंडरी मांसाहारी चीजों को खाते हैं, जैसे बाज या सांप खाता है, गरुड़ भी सांप खाता है। हम लोग सबको ही खा जाते हैं। ठीक है, हम तो जिंदा इंसान को ही मार देते हैं भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुएं जाती हैं, उनको ऐसे ही खा जाते हैं मार मुर के। जिंदा तो नहीं काट के खाते, पर उनको भाई मेंटली खा ही जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। छोड़ो इस चीज को, ये तो मजाक कर रही हूं मैं भाई। चौथा कौन सा है? सर्वाहारी, यानी कि जिसको हम ओमनिवरस बोलते हैं। ओमनिवरस क्या होता है? जो मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवरियस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका मनुष्य, भालू, कौआ। ठीक है, अब फिर हमारा थर्ड घटक कौन सा है? अपघटक। थर्ड कौन सा है? अपघटक। जैविक घटकों में क्या है? अपघटक, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइटिस। और क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोफस बोल दो, फाइटिस बोल दो। ठीक है, ये क्या चीज होता है? हमारा अपघटक। अपघटक वो होता है जो मरे हुए पौधे और पशुओं को सड़ा गलाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी खाद बनती है। क्या काम करता है अपघटक? डिकम्पोजर का मीनिंग ही क्या होता है? कि वे जीव जो मरे हुए पौधों और पशुओं को सड़ा गलाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, फफूंद। फफूंद को हम क्या बोलते हैं? इस फंगस को हम क्या बोलते हैं? कुकुरमुता भी बोलते हैं ना, कुकुरमुता। एक बार मैंने पूछा था कि कुकुरमुता क्या होता है? क्या होता है? फंगस, फफूंद। और आपके जैसे केंचुए हो गए, ये क्या करते हैं? अपघटक मृत जीवों को मिट्टी में मिलाकर पोषक तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोषक तत्व बनाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, कि मृत पौधों जंतुओं को विघटित करके पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल योर बैक्टीरिया, योर फंगस और आपका केंचुआ। ठीक है, तो जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। समझ में आया इतना अच्छे से कि क्या होते हैं ये? जैसे जैविक घटक, जैविक घटक का आधार क्या है? इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होता है। क्या होता है? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है। अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स पे। किस पे आते हैं? अब हम अबायोटिक कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? क्या होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स? ये निर्जीव तत्व होते हैं जो जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं। क्या होते हैं? ये निर्जीव तत्व होते हैं जो जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं। यानी कि जो आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वे निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग हमारे तत्व होते हैं, जो पर्यावरण में तो मौजूद रहते हैं और जीवों के जीवन, वृद्धि और वितरण को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट वो निर्जीव तत्व यानी कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जो पर्यावरण में तो मौजूद रहते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह मौजूद है और जीवों के जीवन, जैसे हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, हमें एयर चाहिए, एयर में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जीवों के जीवन, वृद्धि और वितरण को प्रभावित करते हैं।
ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे अजीविक घटक होते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो हम ये कह देंगे कि पर्यावरण के वे निर्जीव तत्व जो जीवों को प्रभावित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अजैविक घटक बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में देखो, जैसे आपका बेटा, अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करें, फिजिकल फैक्टर में आपका क्या आ जाएगा? टेम्परेचर हो गया, आपकी लाइट हो गया यानी कि तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, आपका जल हो गया, वायु, आर्द्रता, वर्षा, वायु दाब। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? रेगिस्तान के विशेष जीव पाए जाते हैं। ताप बढ़ने पर रेगिस्तान में आपके ऊंट मिलता है, वो पीला सांप मिलता है, दूर से सांप जहर फेंक के मारता है। ठीक है, जैसे आपका केमिकल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया जिसको O2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, pH, खनिज लवण हमारे। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। अगर हम बात करें सॉइल, अबायोटिक कंपोनेंट में ही आएगा। सॉइल भी मिट्टी के प्रकार, उर्वरता, नमी, जैसे काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन मिलते हैं, जैसे आपका मैंग्रोव वन है, सुंदरवन डेल्टा में। अगर हम ट्रॉपिकल कौन सा था हमारा, स्थलाकृतिक घटक की बात करें यानी कि टोपोग्राफिक फैक्टर की बात करें तो वो क्या होते हैं? हमारे टोपोग्राफिक फैक्टर्स आपके हिल स्टेशन यानी कि पर्वत हो गए, हमारे मैदान हो गए, पठार हो गए, ढलान हो गए यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से अलग वनस्पति। अबायोटिक कंपोनेंट के अगर हम महत्व की बात करें तो भाई जीवों का आवास तय करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं, कृषि और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर सिंपल पूछो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तापमान, जल, वायु, प्रकाश और मिट्टी जैसे निर्जीव तत्व आपके क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अगर हम इसके अजैविक घटकों की बात करें तो देखो आपका क्या आ गया? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब क्या है? वायुमंडल में क्या क्या चीज होती है? आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, O2 बोल देते हैं, नाइट्रोजन होती है N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आपका pH होता है। ठीक है, हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे आपके खनिज लवण हो गए। खनिज लवण तो वायु में क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये सब क्या हैं? आदि गैसें पाई जाती हैं भाई। यह जलवायु और मौसम को नियंत्रित करते हैं। फिर जैसे देखो अगर हम जल की बात करें, जल कहाँ मिलता है हमें? वाटर, हाइड्रोस्फीयर कहाँ मिलता है? समुद्र, झील, नदियां, भूजल आदि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और क्या है हमारी सॉइल? लिथोस्फेयर बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। मिट्टी के प्रकार, पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, जीवों का आवास बनाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। अगर हम सनलाइट की बात करें तो ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, फोटोसिंथेसिस का आधार है। ठीक है, इन सब को हम डिटेल में भी करेंगे। अभी समझ लो कि अबायोटिक कंपोनेंट में और क्या आता है। आपका टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर जैसे जीवों का वितरण हो गया, वृद्धि हो गया, क्रियाएं इसी पर निर्भर करती है हमारा। और क्या हो गया? खनिज, मिनरल्स हो गए अबायोटिक कंपोनेंट में, जैसे पौधों और जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व हो गए। ठीक है, और आपका जैसे टोपोग्राफिक फैक्टर हो गए भाई, हमारे पर्वत, मैदान, पठार, ढलान हो गए। समझ में आ गया इतना? अभी तक तो सिर्फ हम बेस कर रहे हैं इसका, इसको डिटेल में भी करेंगे। अजैविक घटक पर्यावरण का भौतिक आधार यानी कि हमारी फिजिकल बेस होती है। थर्ड हमारा कौन सा होता है? अब हम चलें किस पे? एंथ्रोपोजेनिक पे यानी कि ह्यूमन मेड पे चले, मानव निर्मित घटकों पर चलें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप बताओ मानव निर्मित घटक, आप क्या चीज समझ रहे हो इससे? मानव निर्मित घटकों के रूप में आप क्या समझते हो? क्या समझते हो इस चीज को? बताओ मुझे। मानव निर्मित घटक क्या हो सकते हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक शब्द का अर्थ ही क्या होता है? वे परिवर्तन या प्रभाव जो मानव की गतिविधियों से उत्पन्न हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित घटक बोलते हैं। मानव की क्रियाओं से उत्पन्न पर्यावरणीय परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे आपका ये वे तत्व हैं जिन्हें मनुष्य ने निर्मित किया है और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे आपका प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण वाहन और उद्योग से होता है।
जल प्रदूषण कारखानों का अपशिष्ट होता है। मृदा प्रदूषण में ह्यूमन मेड में क्या आ जाएगा, रासायनिक खाद और कीटनाशक हो जाएगा। भाई हम जो इसमें डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारा जैसे डिफोरेस्टेशन करके हम क्या बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, खेती के लिए जंगल काट रहे हैं। हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से हो रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। कृषि गतिविधियां, उर्वरक और कीटनाशक पदार्थों का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने, यूरिया मार रहे हैं, फेंक फेंक के पेस्टिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। तो जो आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरणीय कारक है बेटा, उसमें सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, जैसे आपका मानव जनसंख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। तकनीक, मशीनें, उद्योग, परिवहन, वाहन, रेल, ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल हो गया। अगर आप इसके इम्पैक्ट की बात देखो कि इसका जो मानव निर्मित घटक है, इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जैव विविधता में कमी आ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है, यानी कि कमी होती जा रही है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका दिल्ली देख लो, अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन हो गया। अगर इसको नियंत्रित करने के उपाय देखें तो हम कह देंगे कि फोरेस्टेशन होना चाहिए, यानी कि वृक्षारोपण होना चाहिए, नवीनकरणीय ऊर्जा होनी चाहिए, जो रिसाइकलिंग एनर्जी होती है, जैसे आपका सोलर सिस्टम वगैरह हो गया, पवन ऊर्जा होगी, सूर्य ऊर्जा होगी, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण कानून सख्त होने चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मानव निर्मित घटक, जो आपकी मानव गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव है, वही क्या होता है, आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है। अच्छे से समझ में आ गया। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है आपका जैसे नगर और निर्माण, शहर, गांव, सड़कें, इमारतें, पुल, डैम, उद्योग, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। रोजगार व आर्थिक विकास में तो योगदान है, पर प्रदूषण का भी तो मुख्य स्रोत है। एनवायरनमेंट को तो ये क्या कर रहा है, खत्म ही कर रहा है। वाहन व परिवहन, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन भी करता है और नॉइज पोल्यूशन भी करता है, यानी कि वायु प्रदूषण भी देता है और हमारा शोर प्रदूषण भी देता है, ध्वनि प्रदूषण बोल दो भाई। कम्युनिकेशन, जो संचार है, वो भी क्या करता है, ह्यूमन मेड ही एनवायरनमेंट, जैसे आपका मोबाइल टावर्स हो गए, इंटरनेट हो गया, आपकी विद्युत तारें होगी। कृषि गतिविधि, अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें तो हम कह देंगे उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई का उपयोग, भूमि उपयोग में परिवर्तन होते जा रहे हैं। मानव संस्कृति और समाज की बात करें तो जैसे हमारी परंपराएं हैं, आदतें हैं, जीवन शैली है, पर्यावरण का एक प्रभाव पड़ता है, जैसे प्लास्टिक उपयोग और ऊर्जा खपत। अगर हम एग्जाम पॉइंट व्यू से देखें तो मानव घटक क्या है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मुख्य स्रोत भी क्या है, आपका मैन मेड एनवायरमेंट है, ठीक है। क्विक रीजन देखो, पर्यावरण के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जैविक, अजैविक और मानव निर्मित। सूर्य का प्रकाश मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, ये क्या है, अब बायोटिक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, अब बायोटिक कंपोनेंट है। पौधे, पौधे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट हैं। मनुष्य कंज्यूमर्स हैं, क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। डैम, सड़क, शहर मैन मेड कंपोनेंट्स हो गए। मृदा, जलवायु आपका क्या हो गए, नेचुरल बायोटिक कंपोनेंट हो गए हैं। अपघटक, अपघटक क्या होते हैं, पारिस्थितिक और सफाई कर्मी, यानी कि जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से करना, ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि आपको ऐसे दे देंगे, पौधे, मनुष्य और सनलाइट, ये बताओ इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है या अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है। अगर हम पर्यावरण के कारकों की बात करें, फैक्टर्स की, अभी हमने कंपोनेंट किए हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कारक, फैक्टर। तो देखो कंपोनेंट 3 होते हैं, कंपोनेंट कितने होते हैं, 3, बट फैक्टर कितने होते हैं, फैक्टर एनवायरनमेंट के 2 ही होते हैं। कौन कौन सा, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर बोथ आर सेम, जो हम अभी प्रीवियस करके आए हैं, ठीक है। जैसे आपका बायोटिक फैक्टर, ये सभी जीवों से जुड़े कारक होते हैं। जैविक कारक आपसे संबंध, भोजन श्रृंखला, प्रतिस्पर्धा और सहजीवन जैसे रूपों में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अभी हम यही करके आए हैं, जैसे उसमें हमने प्रोड्यूसर किया था, क्या होता है, पौधे, शैवाल, सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है। पर्यावरण में ऊर्जा की शुरुआत यहीं से होती है। उपभोक्ता, कंज्यूमर, अभी हम करके आए हैं, सभी पशु, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसके भी 3 स्तर होते हैं, वैसे तो इसके 4 स्तर होते हैं, ठीक है, पर मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। तृतीय को हम हमारे जैसे उन्हें जोड़ दिया है, ठीक है। पहला क्या होता है आपका शाकाहारी,
दूसरा क्या होता है मांसाहारी, तीसरा क्या होता है सर्वाहारी। ठीक है, हार्बीवरियस, सेरिवरियस और ऑमनिवरियस। अब घटक डिकम्पोजर्स करके आए हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, केंचुआ हो गया, मृत पदार्थों को सड़ाकर मिट्टी के पोषक तत्व लौटाते हैं। आपका सिम्बायोसिस क्या होता है सहजीविता, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन। क्या होता है सहजीवन, सहजीवन, सह प्लस जीवन क्या होता है सह प्लस जीवन, जहां दो जीव एक साथ रहते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है, ये वो अवस्था होती है जिसमें दो अलग अलग जीव साथ साथ रहते हैं और कम से कम एक जीव को लाभ होता है। ठीक है, सहजीविता क्या होती है, इस चीज को याद रखना बेटा कि ये वो अवस्था है जिसमें दो अलग अलग जीव साथ साथ रहते हैं। लिख दूं मैं, ये याद कर लोगे। वैसे ये दो जीव एक साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ सिर्फ एक प्राप्त करता है इनमें से। क्या होते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन वह अवस्था होती है जिसमें दो अलग अलग जीव साथ साथ रहते हैं और कम से कम एक जीव को लाभ होता है। सिंपल लैंग्वेज में सुनो, सिंपल लैंग्वेज में होते हैं कि दो भिन्न जीवों का आपसी संबंध जिसमें एक या दोनों जीवों को लाभ हो। एक या दो जीवों को लाभ हो, सिर्फ एक भी नहीं, दोनों को भी हो सकता है। ठीक है, एक या दो जीवों को लाभ हो उसको हम क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस बोलते हैं, यानी कि सहजीवन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इसमें भी आ जाता है, जैसे पारस्परिक सहजीवन हो गया। इसके बारे में मैं आपको समझाऊं क्या होता है, ये समझा ही देती हूँ आपको मैं। सहजीवन सिम्बायोसिस क्या होता है, क्योंकि सिम्बायोसिस समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो बेटा सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस सहजीवन क्या होता है, इस चीज को समझना। डेफिनेशन तो अब लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई वह अवस्था है जिसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और कम से कम एक जीव को तो लाभ हो या दोनों को लाभ हो। ठीक है, ये जो सिम्बायोसिस है ये भी कुछ टाइप्स का होता है। जैसे आपका एक होता है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म जैसे आपका मधुमक्खी और फूल हो गया। ठीक है, मनुष्य की आंत और बैक्टीरिया हो गया, लाइकेन हो गया जिसमें शैवाल और फफूंद मिलकर काम करते हैं। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पारस्परिक सहजीवन। क्या होता है ये पारस्परिक सहजीवन। सिम्बायोसिस क्या होता है पारस्परिक सहजीवन। हम इसको कह सकते हैं कि दोनों जीवों का लाभ होता है। क्या होता है, दोनों जीवों का लाभ होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शैवाल एंड फफूंद। ठीक है, लाइकेन क्या होता है शैवाल और फफूंद से मिलकर बनता है, तो दोनों का फायदा है। अगर और एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें कह देंगे फूल और मधुमक्खी। फूल और मधुमक्खी दोनों का फायदा है। फूल पे मधुमक्खी बैठेगी, मधुमक्खी को रस मिलेगा। ठीक है, और फूल का क्या होगा, परागण एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो उनमें फर्टिलिटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा उनका। थर्ड जैसे हमारा मनुष्य की आंत और बैक्टीरिया, मनुष्य की आंत में बैक्टीरिया करो, मनुष्य की आंत में बैक्टीरिया। समझ में आ गया म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पारस्परिक सहजीवन क्या है। अगर हम इसकी सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगा सिम्बायोसिस में, जिसको हम सहभोजिता बोल देते हैं, जिसको हम कॉमनलिज्म बोल देते हैं। कॉमन सेलाइज्म बोलते हैं, कॉमन सेलाइज्म। कॉमन सेलाइज्म क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं सहभोजिता। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब होता है आपका, इसकी स्पेलिंग ढंग से लिख दूं भाई, मेरी राइटिंग माशाल्लाह बहुत सुंदर है।
इसका क्या मतलब होता है? सहभोजिता का मतलब होता है कि एक जीव को लाभ हो और दूसरे को न लाभ हो न हानि हो। क्या मतलब होता है इसका? कि एक जीव को तो लाभ हो, दूसरे को न लाभ हो और न हानि हो। वो क्या होता है? आपका सहभोजिता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले तो हम ले लेते हैं शार्क और रिमोरा मछली। ठीक है, या पेड़ों पर उगने वाले हमारे जो भी चीज हैं, पौधे हैं, फ्रूट्स हैं, पेड़ों पर उगने वाले, जैसे फ्रूट्स हैं, जितने तोड़ोगे दोबारा हो जाएगा। पेड़ का तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमको तो लाभ हो रहा है ना पेड़ को। हाँ, ये है कि पेड़ को आप काट ही दोगे तो वो तो बात अलग है, भाई आपने उसको मार ही दिया, ठीक है। लेकिन अगर पेड़ पे से आप फ्रूट्स तोड़ रहे हो, तो फ्रूट्स तोड़ने से पेड़ को ना लाभ है ना हानि है, बट हमको क्या है? हमको प्रॉफिट है, ठीक है। थर्ड क्या होता है? परजीविता, जिसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं या पैरासिटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड क्या होता है सिम्बायोसिस में? पैरासाइटिज्म, जिसको हम बोलते हैं परजीविता। क्या बोलते हैं? परजीविता। परजीविता यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान। परजीविता जैसे आपकी अमर बेल होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है परजीविता का? एक जीव को लाभ, क्या होता है? एक जीव को लाभ और बेटा दूसरे को हानि। क्या होता है? दूसरे को हानि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई इतना घटिया एग्जाम्पल दूंगी आपके दिमाग में, भाई फीमेल्स है, फीमेल्स के सिर में जू होती है, ठीक है। जू का तो लाभ है भाई, उनको रहने को घर मिल गया, लेकिन फीमेल्स की क्या हालत होती है? खुजला खुजला के, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? जू और मनुष्य। ये एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जू और मनुष्य। जैसे आपका टेप वर्म हो गया, जिसको हम अमर बेल भी बोल सकते हैं, टेप वर्म हो गया, या मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, ठीक है। अब आप इसको पैरासाइटिज्म में आप भूल नहीं सकते, जू और मनुष्य, इसको याद रख लेना, तभी याद आ जाएगा। क्या? परजीविता, ठीक है। हंसने की बात नहीं है, पर ये होते हैं, ठीक है। और आजकल तो खैर नहीं देखने को मिलते किसी में भी, बट अगर किसी के देखने को भी मिलते हैं, थैंक गॉड मेरे कभी नहीं हुए। कभी हुए होंगे तो बचपन में एक आधी बार हुए होंगे, लेकिन मैं जब से बड़ी हुई मुझे ध्यान नहीं है। बट मैंने मेरे साथ के बच्चों में देखा है कि उनके होते हैं। तो ये नहीं है कि वो ऐसे सड़ियल बने के रहते हैं, नहीं नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, फफूंद होती है हमारे सर में, जिसकी वजह से वो सब चीज़ होती है, ठीक है, वो पनपते हैं। तो सिम्बायोसिस का क्या महत्व है? पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, पोषण और संरक्षण बना रहता है, और जैव विविधता का विकास होता है। हम ये कह सकते हैं दो जीवों के बीच लाभ या हानि पर आधारित संबंध ही क्या होता है बेटा? आपका सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन क्या होता है? जीव भोजन, स्थान, प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं ना, सभी करते हैं, हम लोग भी करते हैं कंपटीशन। अब एग्जाम्स में अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? कंपटीशन लड़ने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है? ये प्रतिस्पर्धा ही है, ठीक है। यानी कि जैविक कारक जीवन के आपसी संबंधों द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। अब बायोटिक फैक्टर में भी आपका बेटा वही है जो हम पीछे करके आए हैं, कि ये नॉन लिविंग तत्व होते हैं जो जीवों को जीवन के लिए नियंत्रित करते हैं। जैसे आपके भौतिक कारक में फिजिकल फैक्टर में क्या जाएगा? सूर्य का प्रकाश यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत साधन है। तापमान जीवों की वृद्धि, गतिविधि, वितरण को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जल जीवन का आधार होता है। मृदा पौधों, सूक्ष्म जीवों का आवास है, पोषक तत्वों का स्रोत है। अगर हम केमिकल फैक्टर की बात करें तो मिट्टी में मौजूद खनिज, जैसे आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, या आपका आयरन हो गया, ये सब चीज़ क्या है? रासायनिक केमिकल फैक्टर्स हैं। पानी का पीएच लेवल, आपकी सैलिनिटी यानी कि लवणता, साल्टनिटी जिसको हम बोलते हैं कि भाई साल्ट ज़्यादा होता है जिस पानी में, वही लवणीय पानी होता है। हवा में गैसों का अनुपात हो गया। अगर हम टोपोग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई होगी हमारी, जो ढाल स्लोप हो गया। एल्टीट्यूड कैसे होता है? ऐसे ऊंचाई के, क्या एल्टीट्यूड है इसका? स्लोप हमारा ऐसे होता है ढाल।
पर्वत हमारे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मैदानी क्षेत्र सिंपल हो गए हमारा। हिम क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे उबड़ खाबड़। ठीक है, ये सभी जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं के प्रकार को बदल देते हैं। अगर हम बात करें अजैविक कारक, पर्यावरण का भौतिक और रासायनिक ढांचा जिसको हम मानते हैं। ठीक है, पर्यावरण का भौतिक और रासायनिक ढांचा बनाते हैं। अगर हम एग्जाम हिट शॉर्ट नोट्स देखें तो क्या पूछ सकता है आपसे, जैसे पर्यावरण जैविक और अजैविक कारक दोनों से मिलकर बना है। उत्पादक पूरी खाद्य श्रृंखला का आधार होता है। पानी, प्रकाश, तापमान क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक होता है। कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा क्या होते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं जैविक कारक। मिट्टी का पीएच रासायनिक कारक। पर्वत मैदान भौगोलिक कारक। समझ में आ गया इतना। इसके आगे कल हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोथर्मल क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।